क्वेश्चन नंबर 18 डाउट है जी एसएल अरोड़ा का। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 9.20 पे 6 सेंटीमीटर थिकनेस है जी। A parallel sided glass slab thickness 6 centimeter is made of a material जिसका refractive index √3 है। When light is incident on one of the parallel face at an angle 60 degree, मतलब I की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है जी। It emerges from the other parallel face, the lateral shift का फार्मूला निकालना है जी। देखो जी, इंसिडेंट एंगल आई दे रखा है और ये आर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि डेल्टा का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। लेटरल शिफ्ट एक्स का फार्मूला है पी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर, ठीक है जी। तो स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पर, म्यू एयर साइन 60 म्यू इंटू साइन आर निकालना है जी। म्यू एयर 1 होता है, साइन 60 कितना होता है जी, साइन 60 √3/2, म्यू की वैल्यू √3, साइन आर √3 से √3 कैंसल, साइन आर क्या हो गया जी, हाफ, आर क्या हो गया जी 30 डिग्री। बस यहाँ डाल दो जी, x इज इक्वल टू टी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, साइन 60 माइनस 30 अपॉन कॉस 30, x क्या हो गया 6 सेंटीमीटर इंटू साइन 30 अपॉन कॉस 30 कितना हो गया भाई tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है जी 1/√3 2√3, x इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर आ गई। शायद पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो रखा है क्लास में। हाँ जी, इनका डाउट है जी ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में 23 और 24 लेंस की असाइनमेंट दी थी करने के लिए। 24 हाँ जी 23 एंड 24। हाँ जी, और आपका कौन सा बुक से? हाँ जी, और किसी का कोई डाउट है तो भेज दो जी फटाफट। हाँ जी देखो 23 ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट जो लेंस की कर रहे थे उसका क्वेश्चन, अ बॉय इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ फायर बाय फोकसिंग सनलाइट on a piece of paper using a convex equiconvex lens of focal length 10 centimeter. The diameter of the sun is 1.39 into 10 की पावर 8 meter and its mean distance कितना है जी from earth 1.5 into 10 की पावर 11 meter. What is the diameter of the sun image on the paper? ऐसे क्वेश्चंस में एंगल का फार्मूला लगता है आर्क अपॉन रेडियस। ऐसे क्वेश्चन में एंगल का फार्मूला लगता है जी आर्क अपॉन रेडियस, +1 में कराया था जी, क्योंकि बहुत दूर है जी ऑब्जेक्ट। सबसे पहला एंगल बढ़ाया गया था +1 में, एंगल का फार्मूला क्या था आर्क अपॉन रेडियस। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको फार्मूला एंगल का लगाना है। ये सन है, बहुत दूर से आ रही है रेज,
ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, बहुत दूर से आ रही है तो पैरेलल मानी जाएंगी रेज जो इसमें से आ रही है, वो कहां पर जाके फोकस होंगी जी, फोकस पे जाके फोकस हो जाएंगी जी। ठीक है जी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी सन की, पैरेलल रे आ रही है इंफिनिटी से, पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है अर्थ और सन का, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। सन का डायमीटर यहाँ जो है वो कितना दे रखा है जी, 1.39 इंटू 10⁸8। इसमें जो डायग्राम बनेगा वो प्रॉपर डायग्राम अगर आप बनाने जाते हैं, ये जो रे ऐसे सेंटर से जाएगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है जी, तो ये डायमीटर हाइट हो जाएगा, आर्क एक तरह से एंगल 1.39 इंटू 10⁸8 अपॉन 1.5 इंटू 10⁻11। दूसरी तरफ भी एंगल सेम रहेगा। डायमीटर ऑफ द इमेज, डायमीटर ऑफ द इमेज अपॉन फोकस कितनी दूरी पे बताया भाई, 10 सेंटीमीटर पे, मतलब 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। बस ये सॉल्व कर लेंगे जी, कितना आ जाएगा, 3 आ गया। 1.39 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻4 डायमीटर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे जी इसे, 1.39 डिवाइडेड बाय 1.39 1.5 92, ये सी ऑप्शन आ जाएगा। नाइन पॉइंट टू इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है, चलो मैं एक बार सेट करता हूँ। ये क्वेश्चन में शायद मिस टाइप है, 10⁻9 है दिया, सोल्यूशन में 10⁻9। ठीक है जी, फार्मूला यही है, एंगल का फार्मूला क्या है, आर अपॉन रेडियस, आर की यहाँ डायमीटर की अपॉन रेडियस। ठीक है जी, नेक्स्ट 24 किसी का असाइनमेंट का, ये जब आप इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे ना उसमें आएगा जी, टेलीस्कोप में ऐसे क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो एसएल अरोड़ा में भी ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। 24th combination of two thin lenses with focal lengths f1 and f2 respectively forms an image of distant object at a distance 60 centimeter when lenses are in a contact. देखो जी, f1 and f2 respectively forms an image of distant object at distance 60 centimeter when lenses are in a contact. The position of this image shifts by 30 centimeter. ये पोजीशन कहाँ को शिफ्ट कर जाएगी जी, by 30 centimeter towards the combination when the two lenses are separated by distance 10 centimeter. ठीक है जी, combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 form an image at a distance b दिया हुआ है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब समझते नहीं,
u इन्फिनिटी पे है और दो कॉम्बिनेशन में लेंसेज जो है हमारे इन्फिनिटी से आ रहा है तो कहाँ फोकस पे जाएगा, मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। पहले केस में f की वैल्यू क्या है जी 60, f की वैल्यू क्या है जी 60। क्या कह रहा है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज विद फोकल लेंथ f1 एंड f2 respectively forms an image of distant object at distance 60 centimeter। डिस्टेंस कितना दिया हुआ जी 60 centimeter when lenses are in a contact। The position of this image shifts by 30 centimeter towards the combination। बाद में ये 1/30 आ गया तब जब 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 f2 आ गया। पहले केस में क्या आ जाएगा f1 f क्या आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ डाल दो, ये वाली 1/60 है 1/30 इज इक्वल टू 1/60 माइनस d/f1 f2। d की वैल्यू आपको 10 दे रखी है जी, यहाँ से f1 f2 की वैल्यू निकाल लो। ये f की वैल्यू गिवन है पहले केस में, तो पहले केस में 1/60 इज इक्वल टू दिस है, यहाँ डाल दो जी 1/f1 प्लस 1/f2 किसके बराबर आएगा जी 1/60। तो यहाँ पर 1/60 जब पुट कर दिया इसकी जगह, ठीक है जी। क्या काम चल रहा है, हाँ जी यहाँ पर 1/60। अब इसके बाद कैलकुलेशन बड़ी है इसमें 1/60 माइनस 1/30 एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 10 इज इक्वल टू f1 f2 कितना बनेगा जी f1 f2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 600, f की वैल्यू 60 है माइनस 600 अपॉन f1 प्लस f2। f1 प्लस f2 क्या आ गया जी -10। बाकी सोल्यूशन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें -10 ऑप्शन आ रहा है f1 प्लस f2। कई बार ऐसे ध्यान देना पड़ता है, आप आगे सॉल्व करने लग जाए तो मैथ्स में बड़ा लंबा फार्मूला है। एक f1 माइनस f2 का फार्मूला है, मैंने उसमें भी कराया था, याद होगा किसी को, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है जी a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है जी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस। अगर सॉल्व भी करना पड़ जाए ये, अगर ऑप्शन अलग अलग होते तो यहाँ पर f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर -10 का होल स्क्वायर -4 इंटू f1 f2 -4 इंटू f1 f2 -4 इंटू f1 f2 -4 इंटू f1 f2 कितना था 600 -600। सॉल्व करना पड़ता जी अब इससे आगे।
ठीक है जी। तो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, बी ऑप्शन है 20 और -30 जिनका सम करके -10 आ रहा है। ऑप्शन यही होगा। हाँ जी, बी आंसर है। तो शुक्र है अगर किसी ऑप्शन में 30 और -40 भी दे रखा होता सपोज फर्स्ट ऑप्शन में, तो आपको सॉल्व करना। फर्स्ट ऑप्शन में 30 और -60 दे रखा है, अगर उसकी जगह 30 और -40 होता तो आपको क्या करना पड़ता जी, सॉल्व। आगे सॉल्व कैसे होगा जी देखिए, फिर कहीं को भी मेडिकल वालों को फिर समझ नहीं आएगी। अपनी मेडिकल या नॉन मेडिकल वालों को नहीं आएगा, ठीक है जी। F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, F1 प्लस F2 -10 का होल स्क्वायर 100 आ गया जी, प्लस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा जी, 25 2500 आ गया। F1 माइनस F2 क्या आ गया जी, 50 आ गया जी। हाँ जी, तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। F1 प्लस F2 क्या आया, -10, ये कैंसिल हो गया। 2F1 क्या आ जाएगा जी, 40, F1 क्या आ जाएगा जी, ठीक है जी, डन है, कोई डाउट इसमें? क्या दोबारा इतना शॉर्टकट कैलकुलेशन साल स्टार्टिंग से भाई पहला केस दिया था कि भाई दो कंबाइन कर रखे लेंस, तो 1/f1 प्लस 1/f2 डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, तो u मतलब इंफिनिटी पे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था तो u क्या पर है जी, इंफिनिटी पे, तो इमेज 60 पे बन रही थी, तो मतलब वो f है, वो क्या है, फोकस है, ठीक है जी। तो पहली इक्वेशन बना दी 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/60। वहां से मैंने एक इक्वेशन और बना ली, इसको सॉल्व करा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे है, दो इक्वेशन होगी जी। फिर ये हमारा जब लेंसेज के बीच में डी डिस्टेंस होता है तो फार्मूला क्या होता है जी, लेंसेज के बीच में डी डिस्टेंस होता है तो 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाय f1 है। तो ये आ गया जी, अब ये 1/f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे डाली मैंने, यहाँ से f1 f2 की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से f1 f2 की वैल्यू क्या आ गई जी, -600, और वो इस वैल्यू में पुट कर दी, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करी, ये f की वैल्यू 60 थी, तो ये f1 प्लस f2 क्या आ गया, -10। वैसे तो हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो चुका है क्योंकि ऑप्शंस में दूसरी वैल्यू नहीं है, पर अगर दूसरी वैल्यू होती तो आपको मैथ्स का एक फार्मूला याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो f1 माइनस f2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू f1 f2, ये f1 प्लस f2 है जी उसका होल स्क्वायर, और ये f1 है, वैल्यूज पुट कर दी मैंने सीधा ही, ठीक है जी। सॉल्व करके ये आंसर आ गया, f1 माइनस f2 50 आ गया, ये 10 था, बाकी तो यूनिटरी मेथड है। नीट वाले सबसे लास्ट में करें, ऐसा कुछ आ जाएगा, हाँ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें, 2-3 में निकालेगा ये क्वेश्चन। सही पढ़ाई थी, ये भी एक बार ये पहले भी कराया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कराया था, एक दो क्वेश्चन में है, लगभग कूलम्स लॉ के एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है, ठीक है। हाँ जी बस यही है, हाँ जी आपका डाउट जल्दी, चलिए है ऑब्जेक्टिव है,
ये डायरेक्ट फार्मूला बुकलेट भी दिए हुए 39। हाँ जी, एसएल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9.146 पेज पे 9.146 पेज पे 39 क्वेश्चन है। हाँ जी, a light ray from air incident as shown in the figure at one end of the glass fiber, refractive index 1.5. The angle of incidence is 60 degree on a lateral surface, so it undergoes total internal reflection. How much time would it take to traverse the straight fiber of length 1 किलोमीटर? मतलब कितना टाइम लेगा जी ये स्ट्रेट फाइबर को मूव करने के लिए? ये दिखा रखा है जी क्वेश्चन में, ये एंगल 60 डिग्री है, म्यू आपका 1.5 दे रखा है जी, ठीक है जी। एंगल 60 डिग्री है तो आपको पता ही है, उसने बोल दिया TIR लेगा। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू ट्रैवर्स द स्ट्रेट फाइबर, मतलब स्ट्रेट अगर जाए तो कितना टाइम लेगा फाइबर को क्रॉस करने में? 1 किलोमीटर का है। टाइम का फार्मूला क्या होता है? ऑप्टिकल पाथ कराया जी, टाइम का फार्मूला म्यू एक्स बाय सी, म्यू एक्स बाय सी, म्यू की वैल्यू 1.5, एक्स कितना दिया है? 1 किलोमीटर, 3 into 10 की पावर 8, 0.5, 0.5 into 10 की पावर -5, 50 माइक्रोसेकंड्स। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, अगर वैसे हाँ जी, क्या कह रहे? हाँ 5 पर ये स्ट्रेट पाथ लिखा हुआ है, पर ये स्ट्रेट पाथ ले नहीं रहा जी। सोल्यूशन में जो इसने बात करी है, यहाँ से इस पाथ को भी देख रहा है, फिर ऐसे, ठीक है जी, 1 किलोमीटर। हाँ जी, हाँ जी, इस डायग्राम को दोबारा देखो फटाफट। ये एक्चुअली में डायग्राम ऐसे बना हुआ है, पहले ये ऐसे जा रही है, फिर ऐसे जा रही है। एक्चुअल पाथ कवर निकालना पड़ेगा जिसमें, पहले म्यू से आप स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकाल सकते हैं। म्यू का फार्मूला होता है सी बाय वी, वी क्या हो जाएगी? सी बाय म्यू। तो सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, म्यू की वैल्यू है 3/2, 3 से 3 कट गया तो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है जी।
अब देखो जी, ये 60 डिग्री है, एक्चुअल पाथ कितना कवर हुआ जी, यहां से चला अगर फाइबर के लिए 1 किलोमीटर थिकनेस है, तो ये 1 किलोमीटर हो गया जी। ये एंगल कितना हुआ जी 60। तो इसने एस जो डिस्टेंस ट्रेवल निकाला है, एस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो जी, ऐसे लाइट चल रही है तो टी आई आर ऐसे होगा, मतलब सीधी जा रही 1 किलोमीटर, टकरा के ऐसे जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस आएगा जब ट्रेवल करके जाएगी, तो जो डिस्टेंस आएगा वो sin60 ये सारा एक साथ ही ले लिया, हर जगह एंगल 60 बनेगा, हर जगह एंगल क्या बनेगा जी 60। तो sin60 क्या होगा जी, ये हाइपोटेन्यूज एस और ये परपेंडिकुलर टोटल कितना है जी 1 किलोमीटर। ये सारा जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा एस, ये टोटल डिस्टेंस ले लिया जी मैंने एस, ठीक है जी। तो sin60 कितना हो जाएगा √3/2 1 किलोमीटर बाय एस, ठीक है जी। एस क्या आ जाएगा 2000/√3, एस क्या आ जाएगा 2000/√3। देखो जी, ये वैसे 1 किलोमीटर है, पर टी आई आर होगा तो ऐसे ऐसे जाएगा ना धीरे। तो एक्चुअल पाथ कितना कवर करा, ये भी ये सारा S1 प्लस S2 प्लस S3 ये S4, सारे को टोटल को क्या मान लिया जी S, सारे टोटल डिस्टेंस को क्या मान लिया S। ये परपेंडिकुलर टोटल के लिए और ये हाइपोटेन्यूज सारे की। वैसे एक्चुअल डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, अगर सीधी रह जाती तो वैसे तो क्वेश्चन में स्ट्रेट पाथ लिखा हुआ था, पर वो μx/c फार्मूला लगता है उसके लिए। और अब डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहा है जी, ऐसे टी आई आर सीधी नहीं जा रही, ठीक है जी। तो डिस्टेंस का फार्मूला ये आ गया, टाइम का फार्मूला क्या आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना दिया हुआ जी 2 × 10⁻2000/√3। v कितना है जी 2 × 10⁸, ये 5 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3 × 10⁻⁻5। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये 0.577 × 10⁻⁻5 है, 5.77 × 10⁻⁻6, 5.77 माइक्रो सेकेंड आ जाएगा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 इसी पेज पे। A ray falls on a prism ABC. AB is equal to BC. Travels as shown in the figure. The least value of refractive index. ये प्रिज्म है जी 35 नंबर। ABC है जी। क्वेश्चन में गिवन है AB इज इक्वल टू BC, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जी। तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये भी एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है? ये ऐसे आई, ये ऐसे चली, तो ये 90, ये 45, ये भी 45। अगर क्रिटिकल एंगल 45 ही होता तो म्यू की वैल्यू क्या नहीं? अगर क्रिटिकल एंगल 45 ही होता तो म्यू की वैल्यू 1/sin IC, म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45। तो म्यू क्या आ जाता जी? मिनिमम √2 हो सकती है, उससे ऊपर भी वैल्यू आ सकती है, 1.5 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है। मिनिमम पूछा है तो वो √2 हो जाएगी। ठीक है जी, 45 नंबर। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट है जी 45 नंबर। लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडिया M1 and M2 with speeds 1.5 into 10 की पावर 5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 2.2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। तो क्रिटिकल एंगल निकालना है। डेंसर कौन सा होगा जिसमें स्पीड कम है? देखो जी, दो मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड दे रखी है। एक मीडियम में स्पीड दे रखी है v1 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 8। एक मीडियम में म्यू v1 दे रखा है जी 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दूसरा मीडियम है जिसमें वेलोसिटी दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों में आपको वेलोसिटी दे रखी है जी। ठीक है जी, तो म्यू का फार्मूला क्या होता है जी? μ1 बाय μ2, v2 बाय v1, यही होता है जी। अब जिसमें वेलोसिटी कम वो डेंसर होता है, उसका म्यू ज्यादा होगा। ये क्या हो जाएगा भाई? रेयर। बताया गया है जी, डेंसर और रेयर मीडियम डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है भाई वेलोसिटी। जिस मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा वो रेयर मीडियम, जिस मीडियम में वेलोसिटी कम वो डेंसर मीडियम। तो पहले वाला डेंसर है जी। क्रिटिकल एंगल का फार्मूला u इज इक्वल टू 1/sin IC होता है, पर ऑप्शन में सारे tan में दे रखे हैं। तो पहले आपको sin IC निकाल के उसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो म्यू का वैल्यू क्या होता है? म्यू डेंसर बाय म्यू रेयर इज इक्वल टू 1/sin। अब म्यू डेंसर तो ये μ1 है। वेलोसिटी की टर्म में फार्मूला क्या है जी? v रेयर अपॉन v डेंसर, क्योंकि हमारे पास तो वेलोसिटी है ना जी। तो v रेयर क्या है जी? 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 8
1 बाय साइन 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट गया 4/3 4/3 इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC। तो साइन क्या आ गया भाई 3/4 यही बना जी। ये क्या हो गया परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 4 बेस कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 5 बेस आ जाएगा √7। ठीक है जी। तो ये IC क्योंकि ऑप्शन tan की फॉर्म में दे रखे हैं जी, अदरवाइज साइन की फॉर्म में होता तो ये आंसर आ जाता साइन इनवर्स 3/4। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं जी tan की फॉर्म में tan IC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/√7 IC क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/√7। ए ऑप्शन आ गया है ना जी। फोर्टी सिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, करना जरा सोल्यूशन दिया हुआ है इसका पीछे भी। ठीक है जी। अब लोग जी अगला टॉपिक करते हैं जी। थर्सडे की जगह सैटरडे को भी शिफ्ट हो सकते हैं टेस्ट आपका ना। सैटरडे को सुबह क्लास भी होगी चाहे आप स्कूल तुम्हारा लगे चाहे ना लगे, अब सुबह क्लास भी। ठीक है जी। सैटरडे छुट्टी कर लिया करो भाई थोड़ी, 2-3 सैटरडे की बात है, उसके बाद सिलेबस खत्म हो जाएगा। तरीके 21 तारीख आप सुबह ही है बस। सैटरडे को शायद टेस्ट शिफ्ट कर दूंगी मैं ताकि मेरी क्लास भी हो जाए। थर्सडे को तो फिर क्लास में मिस होगी। ठीक है जी। कंफर्मेशन आ जाएगी, अभी थर्सडे की तैयारी कर, अभी कोई पक्का नहीं है। पेपर अब थोड़ा सा टाइपिंग में डिले हो रहा है, अगर नहीं डिले हुआ तो थर्सडे को ही रखेंगे। ठीक है जी। लो जी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कराया था जी इसके न्यूमेरिकल। हाँ जी लेंस के न्यूमेरिकल करे जी किसी ने, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है एसएल में भी। कितने कर लिए जी पता नहीं क्या। क्वेश्चन नंबर 50 60 कितने होंगे 47 तक तो मैंने ही कराए थे, 50 भी कराया था शायद। हाँ जी 50 तक तो मैंने ही कराए थे जी, आगे किसी ने करे जी क्वेश्चन एसएल के। कोई भाई आज करूंगा देखिए यार क्यों सर बड़े दिन हो गए सर, मेरा कसूर क्या है? कसूर कुछ नहीं होता, आप शरीफ बच्चा है दीवार। पेशेंट के तो बाहर लग सीधी उसे दवाई सामने मिलती है। अच्छा नीचे जाके दूंगा सबको। सारों ने दे दी ना तुझे दवाई। अरे सर कुछ नहीं कहेंगे। आओ जी कुछ क्वेश्चन करते हैं जी अगली एक्सरसाइज के। हाँ जी 55 नंबर एसएल का क्वेश्चन नंबर 55 9.49 पेज पे। हाँ जी लेंस के अब आप लगा लो जी 82 क्वेश्चन तक लेंस के ही हैं सॉल्व। 40 से शुरू हो जाते हैं 82 तक, मतलब 42 क्वेश्चंस तो ये इसके ही हैं लेंस के टॉपिक।
लेंस फार्मूला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है जी। तो भाई कब तक हो जाएंगे पूरे, तभी अगला टॉपिक कराने का फायदा है। कोई नहीं, बात करता हूँ अभी घर पे ना, कह रहा जी अगले साल करना है, अभी तो दिवाली को हो जाएंगे। हाँ जी, ट्यूसडे को एक बड़ा टेस्ट है जी रे ऑप्टिक्स का। दशहरा है, सुबह क्लासेस और टेस्ट शुरू है। नहीं सर, नहीं कुछ नहीं है, घर पे फोन हो जाएगा तो मिल जाएगा। कोई छुट्टी नहीं है, ध्यान से भाई, पूरा चैप्टर आएगा जी रे ऑप्टिक्स का। हाँ, सुबह हमारी 12 से 2 क्लास रहेगी जी। नहीं सर, फिर तो टेस्ट सुबह दे देना 10 से 12, फिर 12 से 2 आपकी इच्छा भाई, मैं तो पढ़ाऊंगा 12 से 2 पूरा चैप्टर कर देना। एक रे ऑप्टिक्स आधा हो जाएगा, ट्यूसडे को स्टार्ट हो गया। हाँ जी, रे ऑप्टिक्स संडे को खत्म है जी, किसी भी हाल में। जो संडे वाला टॉपिक नहीं देंगे बस, बाकी प्रिज्म पे दे। सर मैं तो आना नहीं दे रहा, मैं करता हूँ सर, मैं तो सिर्फ बाहर जा रहा हूँ 3 दिन के लिए सर। चलो कोई, हाँ जी ट्यूसडे को टेस्ट है जी रे ऑप्टिक्स का, याद रखना जी, ठीक है जी। और क्लास मत मिस करना, ट्यूसडे की वेव ऑप्टिक्स आधा चैप्टर हो जाएगा। हाँ जी देखो जी, क्वेश्चन नंबर 55 एनसीईआरटी का है। A needle placed 45 centimeter from lens forms an image on a screen, मतलब U दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, forms an image on the screen placed 90 centimeter on the other side. Identify the lens. अगर दूसरी साइड पे इमेज बन रही है तो क्या होगा जी, रियल इमेज है, रियल इमेज है तो कौन सा लेंस होगा जी, कन्वेक्स लेंस। तो आइडेंटिफाई हो गया। डिटरमाइन द फोकल लेंथ, U हमें दे रखा है -45, V हमें क्या दे रखा है जी 90, तो 1/f is equal to 1/v minus 1/u, 1/v 90, 1/90 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/40, 90 एलसीएम आ गया 1 + 2, तो 3/90, तो 1/f क्या आ गया जी, f हमारा 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ निकल गया। Find what is the size of the image if the size of the needle h1 क्या दे रखा है जी 5 सेंटीमीटर। m का फार्मूला क्या होता है जी h2/h1 और प्लस v/u, मिरर में होता है -v/u, लेंस में क्या होता है जी +v/u। h2/h1 क्या आ जाएगा जी, h1 कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, v कितना था जी 90, u कितना था -45, ये कितना आ गया जी -2, h2 क्या आ गया जी -10 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव पे है तो रियल इमेज है। अब ये 69 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं जी। अब ये है सारे लेंस फार्मूला के बेस्ड, और लेंस मेकर फार्मूला लग जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जी 69, फटाफट देखो जी। वैसे बता ही रखा है जी, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट होती है, पहले की इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट होती है जी, ठीक है जी। आज प्रिज्म का मैंने टॉपिक आधा करा देना है, ठीक है जी। प्रिज्म तक तो आएगा ही आएगा ट्यूसडे वाले टेस्ट, ठीक है जी। हाँ जी देखो,
A convex lens of focal length 10 centimeter is placed coaxially 5 centimeter away from a concave lens of focal length 10 centimeter. If an object is placed 30 centimeter in front of convex lens, find the position of final image formed by the combination of the system. हाँ जी, तो देखो जी, कन्वेक्स लेंस है पहला, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, f1 कितना दे रखा है जी, 10 सेंटीमीटर, is placed coaxially 5 centimeter away from a concave lens. कितनी सेंटीमीटर अवे है जी, 5 सेंटीमीटर अवे. फोकल लेंथ इसका भी कितना है जी, -10 सेंटीमीटर. नेगेटिव होता है जी कनकेव का. ठीक है जी. इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स, कन्वेक्स से 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म. तो पहले की इमेज निकाल लो जी. 1/f1 इज इक्वल टू 1/v 1 माइनस 1/u 1/10 माइनस 1/v माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/30 1/v 1 इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30. एलसीएम क्या आ जाएगा 30. 3 माइनस 1 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा जी ये 2/30. तो 1/15. तो यहां से 15 सेंटीमीटर पे आ जाएगा. तो मतलब इसके फोकस पे आ गया. इसका फोकस भी कितना है जी 10 सेंटीमीटर. अगर इसके फोकस पे ऑब्जेक्ट है, देखो पहले की इमेज दूसरे के फोकस पे आ रही है, तो इमेज कहां चली जाएगी जी, लास्ट वाली इमेज इंफिनिटी पे. लास्ट वाली इमेज कहां चली जाएगी जी, u अगर f के बराबर है तो v क्या होती है जी इंफिनिटी. फाइंड आउट भी कर सकते हैं. 1/f2 माइनस 1/v2 इज इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u2. u2 इसके लिए क्या है जी +10 हो जाएगा. ये -10 है, ये -10, मतलब ये +10 है. 1 माइनस यहाँ +10 आएगा u2. इस तरफ को है ना जी, रे इधर को जा रही है, ऑब्जेक्ट इधर को है, तो +10 आ जाएगा. ठीक है जी. तो यहाँ पर जाके ये 0 बन रहा है. -1/10 प्लस 1/10 1/v2. ठीक है जी. तो 0 इज इक्वल टू 1/v2 और v2 इज इक्वल टू 1/0. दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी. एक आधा क्वेश्चन बीच में मिरर का भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर, तो मिरर फार्मूला भी यूज होगा. कुछ क्वेश्चन आपके वाटर वाले हैं, मतलब ये जो 69 तक क्वेश्चन है इसमें मिक्स क्वेश्चन है सारे, तो पीछे टॉपिक है. ठीक है जी. अभी 82 तक तो नहीं कह रहा हूँ, पर अगली क्लास में अगर हमारा नीट और जेई का टेस्ट नहीं हुआ तो लेंस के क्वेश्चन करवा के रखूंगा 2, और जिससे नहीं हुआ उसके 4 डंडे हैं ये क्वेश्चन मुझे बताना. और वो पर्ची सिस्टम यहाँ भी चलेगा अमृतसर वाला. जिसकी पर्ची खुल गई उसको तो बोर्ड पे आगे करना पड़ेगा. हाँ सही बता रहा हूँ जी. है कोई नहीं फैल गया अभी तो सर ने आइडिया दे दिया. कॉपीराइट लगेगा सर. चलो सर से मांग लेंगे कॉपीराइट. आओ जी प्रिज्म. हाँ जी प्रिज्म लिखो जी. इट इज अ वेज शेप्ड पोर्शन. जल्दी करो जी.
It is a wedge-shaped portion. Wedge, WEDGE. It is a wedge-shaped portion of. And लिखो, it is a wedge-shaped portion of transparent refracting medium. Of transparent refracting medium bounded by two plane faces inclined to each other. Two plane faces inclined to each other at a certain angle. It is a wedge-shaped portion of transparent refracting medium bounded by two plane faces inclined to each other at a certain angle. हाँ जी, ये प्रिज्म है जी हमारी ए बी सी हमारा प्रिंसिपल सेक्शन होता है जी. ये डी ई एफ बी हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है जो बैक साइड पे है. ए डी हमारी रिफ्रैक्टिंग एज है. ये क्या है जी हमारी रिफ्रैक्टिंग एज. ठीक है जी. ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है जी. एंगल ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म उसको अलग से बना लो जी. प्रिंसिपल सेक्शन ए बी सी. ए बी सी हमारा क्या होता है जी प्रिंसिपल सेक्शन. ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म ए. ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है जी. रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है जी. ठीक है जी. बी सी एफ ई ये बेस है जी. ये क्या है जी बेस. इन सब की डेफिनेशन वगैरह सब लिखी हुई है जी बुक में, वहां से नोट कर लेना है. अगला टॉपिक है जी रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. आज सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रिज्म खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रह जाएगा. थोड़ा लेंस का भी रहता है जी. तो लैपटॉप में थोड़ी दिक्कत है उसको कनेक्ट करने में प्रोजेक्टर से. हो गई. चले आगे. हाँ जी. रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म भी बोलते हैं. डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म. ये हमने एबीसी प्रिंसिपल सेक्शन लिया प्रिज्म का. एबीसी क्या लिया जी प्रिंसिपल सेक्शन लिया प्रिज्म का. एक रे पी क्यू आ गई जी.
टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी जी। नॉर्मल ड्रॉ कर लो जी पहले यहाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करके ये आर है जी, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ होगा जी, ये पी क्यू है, ये क्यू आर है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी आर एस। याद दिला रहे हैं अंशुल भाई आए करेंगे इसको दिलाएंगे आओगे अंशुल भाई, रावण दिलाने जा रहे हैं। लकड़ी ऐसे तो नहीं बोल भी साफ तो नहीं भाई ध्यान मेरा सूट की हेल्प कर, वो बीमार है सर, 104 बुखार से आजकल बुखार वाले बड़े होते हैं, 2-4 वहां भी है, इस सेक्टर में भी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। हाँ जी, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती तो सीधा चले जाना था इससे, ठीक है जी। तो कितने एंगल से डेविएट करके जी, डेल्टा एंगल से क्या करके जी डेविएट, डेल्टा एंगल से क्या करके जी डेविएट। ये एंगल I1, ये एंगल R1, ये एंगल R2, ये एंगल I2। हाँ जी डन है, देखो जी है नहीं नहीं, देखो जी let ABC is the principal section of the prism. Let ABC be the principal section of the prism. Full stop. A ray PQ is incident on face AB. Ray PQ is incident on face AB. Face AB. As it enters the denser medium, it bends towards the normal.
It bends towards the normal. Along path QR. Along path QR. The ray QR bends away from the normal, as it passes from denser to rarer medium, along RS, या it emerge comma डाल के comma it emerges along RS, full stop. हाँ जी, बस मैंने जो डायग्राम बनाया उसको एक्सप्लेन ही करा दी, बस कुछ भी नहीं है। डायग्राम देख के अगर आप रे को लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे जा रही है जी, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से, बस वही लिख दो चार, ठीक है जी। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, the angle between the incident ray and the emergent ray, the angle between incident ray and the emergent ray, incident ray and the emergent ray is called angle of deviation, is called angle of deviation, delta, is called angle of deviation delta. देखो जी, ट्राइंगल इस पॉइंट को नाम दो जी n, इसको नाम दो m, ये एंगल हो जाएगा जी I1 माइनस R1, ये एंगल हो जाएगा I2 माइनस R2, ट्राइंगल NQR, तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है जी? 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है जी? 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल AQNR, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स किसके बराबर होते हैं जी? एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। हाँ जी, फ्रॉम 1 and 2, R1 प्लस R2 किसके बराबर आ जाएगा जी? देखो n से n कट जाएगा, ये 180 बराबर है, ठीक है जी। R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा जी? नेक्स्ट लिखो जी, ट्राइंगल QMR, ट्राइंगल क्या है जी? QMR, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर रहेगा जी?
sum of interior opposite angle is equal to delta exterior angle. सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके बराबर रहेगा जी? डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 इज इक्वल टू डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डेल्टा. डेल्टा क्या आ गया जी? R1 प्लस R2 किसके बराबर है जी? A. तो I1 प्लस I2 माइनस A. जी चले आगे. फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स. लिखो जी, बुक में वैसे लिखे हुए हैं जी. फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड. नंबर 1 एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म. फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स. Number 1 angle of incidence. Number 2 material of the prism. Number 3 wavelength of light used. Wavelength of light used. Number 4 angle of the prism. Angle of the prism. Next है जी, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन. अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस. वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन with angle of incidence. Angle of deviation. Angle of deviation versus angle of incidence. Angle of deviation versus angle of incidence. देखो जी, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाएगा. एक स्टेज आएगा जब ये मिनिमम हो जाएगा. जब ये क्या हो जाएगा जी? मिनिमम. और फिर आप जब एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, तो ये वैल्यू फिर से इंक्रीज हो जाएगी. ये I1 है और ये I2 है. मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ होता है जी? डेल्टा मिनिमम. जब I1 बराबर है I2. ये कंडीशन आ गई है. जब I1 बराबर है I2 मतलब क्या है जी?
जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या है जी, एंगल ऑफ इमरजेंस। इस केस में याद रखना जी, ये पी क्यू जो ले गई और ये क्यू आर, इस केस में ये क्यू आर पैरेलल होती है बीसी के। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन में हमारा क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी और ए क्यू बराबर है ए आर, ये दोनों बराबर रहेंगे। और क्यू बी बराबर है, कोई कहते जी ए क्यू बराबर है ए आर, वो क्या है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कोई कहते जी ये जो रे अंदर से गई वो पैरेलल है बेस के, वो भी क्या है जी, वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है। क्यू बी बराबर है आर सी, तब भी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये कंडीशन है। क्वेश्चन में कई बार वो लिखता नहीं है कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, कुछ ये कंडीशनें बता देता है जी। तो कंडीशनें बता दी तो आपको समझ आ रहा है कि ये एंगल मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, I1 बराबर है I2 है, I के बराबर हो गया, R1 बराबर है R2 हो जाएगा, इस केस में R के बराबर हो गया, डेल्टा किसके बराबर हो गया, डेल्टा मिनिमम। ठीक है जी। तो डेल्टा मिनिमम, डेल्टा का फार्मूला क्या था, I1 प्लस I2 माइनस ए। तो डेल्टा मिनिमम क्या हो जाएगा, I प्लस I माइनस ए। डेल्टा मिनिमम की वैल्यू आ गई, डेल्टा एम लिख लीजिए 2I माइनस ए। प्रिज्म फार्मूला अगला, हाँ जी प्रिज्म फार्मूला है, क्या हुआ अंशु जी, टाइम केमिस्ट्री क्लास में सर ने मना कर दिया। चलो बस लास्ट 5 मिनट लेंगे। हाँ जी देखो जी, प्रिज्म फार्मूला भी बोलते हैं या रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहां पर अगर फार्मूला लगाऊं, जो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जी 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है जी 1, म्यू एयर साइन आई, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए म्यू साइन आर। तो म्यू क्या आ गया, साइन आई बाय साइन आर। म्यू क्या आ गया जी, साइन आई बाय साइन आर। देखो जी यहां से डेल्टा एम से 2i माइनस ए था, तो 2i क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए। प्रिज्म फार्मूला एंड रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा एम से ये आ गया जी, ये ए को उधर लेके ये प्लस हो गया 2i, आई ये आ गया R1
और R2 बराबर है R प्लस R किसके बराबर था A, 2R क्या हो गया जी A, तो R क्या आ गया जी A/2, तो म्यू का फार्मूला क्या बन गया जी साइन आई की जगह क्या डल गया डेल्टा M प्लस A/2 अपॉन साइन A/2 अपॉन साइन A/, देखो जी डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल 5 मिनट बोल लीजिए बस 2 मिनट और अच्छा लिखा नहीं बस छोटा सा टॉपिक रहेगा ये करा देंगे डेविएशन थ्रू लिख लो आप भी जा रहे चलिए ऐसे देखिए हाँ जी डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल अगर एंगल छोटे होंगे तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आई एंगल अगर छोटा है तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा जी तो एट क्यू क्या होने वाला है म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन I1/R1 था एंगल अगर स्मॉल है और स्मॉल एंगल ये I1/R1 हो जाएगा I1 क्या हो जाएगा म्यू R1 I1 क्या हो जाएगा म्यू R1 एट R म्यू किसके बराबर हो जाएगा जी साइन R2 एंगल अगर छोटा है तो ये I2/R2 हो जाएगा I2 क्या हो जाएगा म्यू R2 डेल्टा का फार्मूला क्या था जी I1 प्लस I2 माइनस A, तो म्यू R1 प्लस I1 प्लस I2 माइनस A म्यू R2 माइनस A आ जाएगा म्यू कॉमन आ गया R1 प्लस R2 माइनस A डेल्टा R1 प्लस R2 A के बराबर होता है जी A कॉमन आ गया तो डेल्टा इज इक्वल टू ध्यान से मान लो जी एंगल बहुत छोटे थे तो साइन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई साइन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर तो I1 की वैल्यू क्या निकाल दी जी म्यू R1 I2 की वैल्यू क्या निकाल दी जी म्यू R2 डेल्टा का फार्मूला था I1 प्लस I2 माइनस A ठीक है जी I1 की वैल्यू डाल दी म्यू R1 I2 की वैल्यू डाल दी जी म्यू R2 माइनस A म्यू कॉमन ले लिया R1 प्लस R2 माइनस A आ गया तो बस R1 प्लस R2 की वैल्यू A है A कॉमन लिया म्यू -1 इंटू A आ गया बस एक